आज आप यहाँ इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। बेटे कमेंट लाइन के बारे में पढ़ना है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कमेंट लाइन पास करते हैं, क्यों करते हैं, क्या रीजन है इसका, कितने टाइप्स के कमेंट लाइन है, और आप लोग सेमीकोलन के बारे में पढ़ेंगे कि सेमीकोलन ऑप्शनल है या नहीं है, या सेमीकोलन का हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। और बाद में इसके आप जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल के टाइप्स पढ़ेंगे, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल, है ना। और इसके फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे लास्ट में अपने ऑपरेटर्स के बारे में कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग यूज करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो जो आज की इस क्लास के अंदर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से चीजों को समझे बच्चे। हम जो यहाँ आज पढ़ रहे हैं चीजों को, वो HTML और अपने जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और ये सारी चीजें जो आप लोग देख पा रहे हैं या जो क्लास आप लोग ले पा रहे हैं, ये AS लर्निंग अकेडमी के थ्रू आप लोगों को चीजें मिल पा रही हैं। और इसके अंदर आप यहाँ पर HTML और जावास्क्रिप्ट को कवर करेंगे। HTML का यूज क्या है, जावास्क्रिप्ट का यूज क्या है, ये सारी चीजें हम अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ हम आपको बता देते हैं। किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का बिल्डिंग ब्लॉक जो एक सिंपल स्ट्रक्चर है, वो आप लोग अपने HTML लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट करते हैं, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपनी वेबसाइट को डायनामिक और एनिमेशन प्रोवाइड करने के लिए हम करते हैं, राइट। अब जो यहां हम कर रहे हैं चीजों को, कहने का मतलब ये है कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो HTML के बारे में थोड़ा बहुत जानते तो होंगे ही, और आज से आप ये समझो कि बेसिक हम अपने जावास्क्रिप्ट की शुरुआत कर रहे हैं। यानी आज से आपके जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स की शुरुआत होगी इस क्लास के अंदर। ठीक है, ओके सर। चलिए। अच्छा, एक चीज और मुझे आप लोग बताइएगा, क्या मेरा जो बोलने का फ्लो है वो ज्यादा तो नहीं है, तेज तो नहीं है? हाँ, क्योंकि मैं फिर उसको थोड़ा स्लो करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी मैं एकदम फ्लो में चीजों को बोलना शुरू कर देता हूं। चलिए, कोई बात नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि HTML का काम है सिर्फ हमारी वेबसाइट या वेब पेज का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना, सिंपल भाषा में कहें तो एक ढांचा तैयार करना। ठीक है, और अपनी इस वेबसाइट को डायनामिक बनाने के लिए, उसके अंदर एनिमेशन देने के लिए, उसको और मोर अट्रैक्टिव करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का सबसे पहले नाम लाइव स्क्रिप्ट था, बाद में नाम चेंज होने के बाद इसका नाम जावास्क्रिप्ट कर दिया गया, और इसके जो डेवलपर थे वो हमारे ब्रेंडन ईच थे। ठीक है, और अब जो हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम के अंदर कि हम कमेंट लाइन का यूज क्यों करते हैं और किस लिए अपनी कमेंट लाइंस का यूज किया जाता है। कोई मुझे बताएगा कमेंट लाइन का यूज हम क्यों करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर? कौन सी लाइंस? कमेंट्स लाइन का यूज क्यों करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर? सर समथिंग राइट टू इन द वेब पेज। एक सेकंड, आवाज नहीं आई बच्चे मुझे आपकी, एक बार प्लीज सॉरी दोबारा बताइएगा। सर समथिंग राइट इन द वेब पेज। हाँ बिल्कुल सर, क्वेश्चन पे रिपीट कीजिए। क्वेश्चन ये है बच्चे मेरा कि हम जो कमेंट्स पास करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, जो कमेंट्स लाइन होती हैं हमारी, वो क्यों यूज की जाती हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, हम ये पूछना चाह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं अब एक्सप्लेन करता हूं, समझते हैं। पहले एक सिंपल बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है किसी भी डेवलपर के थ्रू, तो बच्चों वहां पर नंबर ऑफ थाउजेंड्स लाइन होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ लाइन हमारे उस प्रोग्राम के अंदर होती है। और किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कोई सिंगल पर्सन नहीं होता, सिंगल डेवलपर नहीं होता है, वहां पर एक टीम होती है जो उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही होती है। हम कमेंट लाइन इसलिए पास करते हैं कि हमने पर्टिकुलर फंक्शन क्यों यूज करा। अगर मान लेते हैं हमारी एब्सेंस में कोई ट्रेनर या कोई साथी, हमारे टीम का मेंबर उस प्रोग्राम के ऊपर काम करना चाहे या उस प्रोग्राम को पढ़ना चाहे, तो उसको चीजें आसानी से समझ में आ जाए कि आपने किस फंक्शन का यूज यहां पर क्यों किया है, राइट। तो आप अपने फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कमेंट लाइन का यूज करते हैं। और बेसिकली अगर टेक्निकली समझें तो ये जो कमेंट लाइंस होती हैं
ये इग्नोर हो जाती हैं या इग्नोर कर दी जाती हैं हमारे इंटरप्टर या हमारे कंपाइलर या हमारे ब्राउजर द्वारा, राइट। क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है हमारी या HTML जो लैंग्वेज है, इसके प्रोग्राम हमारे ब्राउजर पे रन होते हैं, तो इसको रीड भी कौन कर रहा है? ब्राउजर रीड कर रहा है। तो कमेंट लाइन के अंदर पास किया गया आपका जो भी कंटेंट है या जो भी आप एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं वो इग्नोर कर दी जाती है जब आपका प्रोग्राम रन होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं आपके सी लैंग्वेज की, C++ की या जावा लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर कंपाइलर का यूज किया जाता है, इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है, तो वो आपके इस कमेंट लाइन को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि वो आपके प्रोग्राम के फाइनल आउटपुट में ऐड नहीं होगा, राइट। समझ में आया कुछ? चलिए ठीक है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों कमेंट लाइन की, तो कमेंट लाइन यहां पर आप किन्हीं दो तरीके से शो करा सकते हैं। पहला है आपका सिंगल लाइन कमेंट और सेकंड इज आपका मल्टीपल लाइन कमेंट। अब सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपको क्या सिंबल यूज करना है? आप यहां पर डबल स्लैश का यूज करेंगे। मान लेते हैं आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन किया और आप लिखना चाहते हैं कि ये फंक्शन आपने पर्टिकुलर इस आउटपुट के लिए डिजाइन किया है, तो उसके लिए आपने डबल स्लैश लिखना है और डबल स्लैश को टाइप करना है, फिर अपनी कमेंट को लिखना है, जिससे कि आप अपना प्रॉपर आउटपुट या एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उस फंक्शन की लिख सकते हैं। जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो ये कमेंट हमारे ब्राउजर द्वारा इग्नोर कर दी जाएगी, ठीक है। हाँ बोलिए। आप थोड़ा सा साउंड बोल सकते हैं सर? आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। अच्छा, थोड़ा ही स्लो आ रही है। नहीं बेटा, मैं काफी तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार आप चाहो तो अपने डिवाइस को चेक कीजिएगा। सभी को आवाज मेरी स्लो आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, आप एक बार अपनी डिवाइस को चेक कीजिएगा, हो सकता है मैं कोशिश करूंगा। और हाँ, आप बेटे कोई जो भी चीजें आप लोगों ने पूछनी है ना, वो प्लीज मैसेज करो। मैं मैसेज को रीड कर रहा हूँ साथ के साथ आप लोगों के, ठीक है, जिससे कि क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। ओके सर। चलिए, तो हाँ, सबसे पहली बात हम यही कर रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कोई भी कमेंट आप पास कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके अंदर ये देखना है कि कमेंट की लेंथ कितनी है। अगर सिंगल लाइन में है तो सिंगल लाइन कमेंट का यूज करना है, और जिसके लिए आप डबल स्लैश से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सेकंड इज, अगर मान लेते हैं आप जो कमेंट लिखना चाहते हैं वो बड़ी है, 2 या 3 लाइन में आ रही है, तो उसके लिए मैं मल्टीपल लाइन कमेंट का यूज करूंगा। क्या सिंबल है वहां पर? आपका स्लैश के साथ में आपने स्टार का यूज करना है, ठीक है। बात क्लियर हुई यहां तक? यस सर। हाँ, यस सर। तो ये चीजें थी हमारी कमेंट्स के बारे में जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर पास कराते हैं। 2 तरीके आप लोगों ने यहां पर देख लिए, एक सिंगल लाइन है और एक आपका डबल लाइन है, ठीक है। सर एक बार कमेंट्स का फिर से बता दीजिए। चलिए फिर से क्या बताना है एक बार मुझे बताइए आप। सर मतलब हाँ, जैसे तो बहुत बड़ा लाइन तो लिखेगी ना, अगर इसमें येलो स्लैश डाल दियो। एक मिनट सुनिए, चलिए कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूं दोबारा। देखिए, जैसे जब हम कोई प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर बेटे हजारों लाइंस होती हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। आप क्योंकि हमें दिखने में बहुत छोटा लगता है कि ये इसको बनाने के लिए या इस फंक्शन को दिखाने के लिए या इस आइकन को करने के लिए या कोई भी बटन हम अपने प्रोग्राम के अंदर देना चाह रहे हैं, तो उसको वर्किंग में लाने के लिए बहुत बड़ा कोड हमें लिखना पड़ता है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए ना थाउजेंड्स ऑफ लाइन के कोड होते हैं, ठीक है। मान लेते हैं उस प्रोग्राम को आप चाहते हैं कि मेरे अलावा भी कोई और देखे समझे, तो उसके लिए जब मैं उसको पढ़ूंगा या आपने कोई प्रोग्राम लिखा, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं, तो मैं उसको प्रॉपर नहीं समझ पाऊंगा। मैं आपसे बार बार पूछूंगा कि आपने ये फंक्शन किस लिए यूज किया है, आपने ये वैल्यू यहां पर क्यों लगा दी, या आपने ये वेरिएबल यहां पर क्यों डिफाइन किया है, इसके लिए आपने लोकल वेरिएबल क्यों ले लिया। तो ऐसे मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो बार बार मैं आपसे पूछूंगा। तो इस चीज को या इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए आपने क्या काम करा कि हर अपने इंपोर्टेंट फंक्शन के साथ में, अपने वेरिएबल के साथ में आपने वहां पर कमेंट लिख दिया।
ठीक है, कि भाई ये फंक्शन मैंने इसलिए यूज किया है, ये वेरिएबल मेरा लोकल है तो मैंने इसलिए यूज कर दिया, ग्लोबल वेरिएबल मैंने क्यों यूज करा। तो ऐसे आपने सबके साथ में कमेंट लिख दिए। ठीक है, अब वो जो कमेंट्स होती हैं वो हमारे ब्राउजर या हमारे कंपाइलर या हमारे इंटरप्रेटर द्वारा इग्नोर कर दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्रोग्राम जब रन होगा तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको रीड नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा। उसके अलावा जो हमारा मेन कंटेंट है वही रन होगा प्रोग्राम के अंदर। अब बात आती है कि कमेंट्स हमारे कितने टाइप्स के होंगे। 2 टाइप्स के होंगे। पहला होगा आपका सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपका कमेंट छोटा है, 1 लाइन का है, तो उसके लिए आप बच्चे यहां पर सिंगल लाइन कमेंट का यूज करेंगे, जिसके लिए आपने डबल स्लैश सिंबल का यूज करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर मेरी कमेंट बड़ी है, 1 लाइन में तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूं, आपको मुझे लगता है कि 2 या 3 लाइन में मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं, तो उसके लिए आप यहां पर मल्टीपल लाइन कमेंट का यूज करेंगे, जो स्लैश और स्टार्ट से स्टार होगा, मतलब स्टार्ट होगा, और यहां पर आपने अपनी एंड डिजाइन करूंगा, तब मैं वहां ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। सेमीकोलन का भी यूज दिखाऊंगा और कमेंट लाइन का भी यूज दिखाऊंगा। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। सर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्यारे बच्चों, वो है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन जानते होंगे आप सभी अच्छे से, क्या होता है, या सेमी कॉलन का सिंबल क्या है, यस सर। क्यों हम इसका यूज करते हैं, यस सर। क्यों इसका writing something in a web page that we use first this semicolon. एक सेकेंड, मुझे आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ बोलिए। सर हम पहले इसको यूज करते हैं जिस वेब पेज पे कुछ लिखने के लिए। जैसे हमें पैराग्राफ लिखना है तो पहले हम इसे टाइप करेंगे, फिर पी लिख के फिर वो करेंगे। सर ये हेडिंग के लिए होता है। नहीं है बिल्कुल सेमीकोलन। नहीं। अब चलिए सुनिए जरा मेरी बात। देखिए, सेमीकोलन का बेसिकली जो यूज किया जाता है नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो हमारे कंटेंट को सेपरेट करने के लिए है। यानी कि जहां पर भी सेमीकोलन लगा हुआ है वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर को इंडिकेशन देगा, बताएगा कि सर यहां पर ये लाइन आपकी खत्म हुई। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। मान लेते हैं आपने कोई वेरिएबल डिजाइन किया, वेरिएबल a इज इक्वल टू, इसको आपने 3 वैल्यू असाइन करा दी और सेमीकोलन लगा दिया। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा ब्राउजर या कंपाइलर या इंटरप्रेटर इसको रीड करेगा, तो रीड करने में सबसे पहले उसे पता चला वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल है, नाम क्या रख दिया उसका a, असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसके बाद में आपने वैल्यू असाइन करा दी इसको 3, फिर इसके बाद में सेमीकोलन लगा हुआ है। जैसे ही सेमीकोलन लगेगा तो जो कंपाइलर है उसको ये पता चल जाएगा कि ये इंस्ट्रक्शन मेरी यहीं पर खत्म हुई, फिर वो अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, उसके लिए वो अपनी नई लाइन से चला जाएगा, फिर यहां से वो पढ़ना शुरू कर देगा। कहने का मतलब ये है, अपने टॉपिक को, अपने लाइन को, अपने कंटेंट को सेपरेट करने के लिए या सेपरेशन प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग सेमीकोलन का यूज करेंगे। ठीक है, ओके सर। अच्छा, ये जो सेमीकोलन है प्यारे बच्चों, ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपका ऑप्शनल है, ये बात ध्यान रखना। क्या है? ऑप्शनल। हाँ, ये ऑप्शनल है, ये आपका कंपलसरी नहीं है। और एक टर्म है जो आप लोगों को अभी लिखनी है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा, जिसको बोलेंगे हम ऑटोमेटिक सेमीकोलन इंसर्शन। क्या लिखा है मैंने? ऑटोमेटिक सेमीकोलन, हाँ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ASI बोलेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन ASI इन जावा स्क्रिप्ट, तो आप लोग पहले इसकी फुल फॉर्म समझो। ऑटोमेटिक सेमीकोलन इंसर्शन मतलब हमारे प्रोग्राम के अंदर जो सेमीकोलन है वो ऑटोमेटिक इंसर्ट कर दिया जाएगा, या ब्राउजर के द्वारा वो ऑटोमेटिक रीड कर लिया जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, 2017 के बाद में इसको ऑप्शनल बना दिया गया था। अगर आप चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर लिखना,
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिना सेमीकोलन के भी आप अपने प्रोग्राम को लिखेंगे तो आपके फाइनल आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं लिखकर। मान लेते हैं आपने कोई वेरिएबल बनाया, वेरिएबल a इज इक्वल टू 3, और फिर आपने वापस लिखा वेरिएबल a इज इक्वल टू 3। प्यारे बच्चों, इन दोनों लाइन में कोई भी डिफरेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू जावा स्क्रिप्ट रूल या ASI रूल। अगर यही बात हमारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी C++ या जावा के अंदर होती तो वहां पर आपके प्रोग्राम में एरर आ गया होता या एरर आता, क्योंकि जो अदर लैंग्वेजेस हैं हमारी वहां पर सेमीकोलन आपका ऑप्शनल नहीं है। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, यानी कि जब भी हम कोई भी अपनी प्रोग्राम को लिखेंगे और इंस्ट्रक्शंस को वहां आप बनाएंगे 1 by 1, तो वहां पर सेमीकोलन लगाना या ना लगाना प्रोग्रामर की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप लोग अपने प्रोग्राम के अंदर सेमीकोलन जरूर लगाएं। क्यों? अब ये मुझे आप बताएंगे। बताइए बच्चों कोई। क्या सर? सर मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, समझो मैंने अभी ये कहा या मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं बार बार कि सेमीकोलन यहां पर हमारे लिए ऑप्शनल है। आप चाहो तो यूज कर सकते हो और मर्जी है आप लोगों की, लेकिन मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप लोग सेमीकोलन का यूज अपने प्रोग्राम के अंदर करो। तो मेरा क्वेश्चन ये रहा आप लोगों से कि अगर ये ऑप्शनल है तो मैं आपको एडवाइस क्यों कर रहा हूं? कोई मुझे बताएगा? आवाज नहीं आई मुझे किसी की, बोलिए जल्दी। स्टेटमेंट्स को सेपरेट करने के सर मैं ट्राई करूं? हाँ बोलिए बच्चे बोलिए। सर कंटेंट को सेपरेट करने के लिए देखो कंटेंट को, एक मिनट, कंटेंट को सेपरेट करने के लिए तो हम सेमीकोलन, वेट कीजिएगा एक मिनट, 1 by 1 बोलिएगा, मैसेज कीजिएगा कुछ उसको। देखो पहली बात तो यह है कि कंटेंट को सेपरेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, लेकिन जब ये ऑप्शनल है तो इसके यूज का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इसलिए उसको यूज करने के लिए एडवाइस आपको करेंगे कि जब आप कोई भी बड़े से बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको चीजों को ढूंढने में और समझने में आसानी रहेगी। आपको जैसे सेमीकोलन देखोगे आप अपने अंडरस्टेबल यानी अपनी सोच के हिसाब से समझ सकते हैं कि यहां पर मेरी जो इंस्ट्रक्शन है ये एंड हो रही है। जहां सेमीकोलन लिखा वहां आपको लग गया कि हाँ भाई ये इंस्ट्रक्शन यहीं पर खत्म है, अब मेरी न्यू इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। तो ये आप अपने सहूलियत के लिए यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूं, ठीक है। आगे चले? यस सर। चलिए, हाँ ये सारी चीजें जो अभी मैं सेमीकोलन के बारे में बात कर रहा हूं, जो कमेंट लाइन के बारे में अभी हमने चीजें देखी थी, जब हम कोई प्रोग्राम रन करेंगे तब हम इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्यारे बच्चों के जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप कोई भी मैसेज अपनी वेब पेज पर शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो फंक्शन आप लोग यूज करेंगे वो होगा आप लोगों का डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये फंक्शन आप लोगों ने देखा है या पढ़ा होगा अपनी किताब के अंदर? यस सर। कोई बताएगा क्या मतलब है इसका? अभी मैंने बताया है सर, एक छोटा ब्रैकेट है और क्लोज एंड ओपन है और सेमीकोलन है। अच्छा, नहीं इसका यूज क्यों करते हैं बेटा डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, मैं ये पूछना चाहता हूँ। सर कंटेंट को शो करने के लिए। हाँ ये समझिएगा, अपने वेब पेज पर कोई भी कंटेंट जब आप शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन का यूज करेंगे। जावा स्क्रिप्ट आप लोगों की केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो याद रखना हम यहां पर अपने किसी भी प्री डिफाइंड फंक्शन का केस चेंज नहीं करेंगे। यानी कि जो आपका स्मॉल लेटर में है या स्मॉल केस में है
तो मैं उसको एज इट इज स्मॉल केस यानी लोअर केस में लिखूंगा। यहां पर आप कोई भी फंक्शन का केस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपका स्मॉल लेटर में है, स्मॉल में ही हमें एज इट इज लिखना है, ठीक है। इसका भी यूज हम लोग अभी प्रोग्राम के अंदर देखेंगे। चलिए अब मैं आपको वेरिएबल डिफाइन कर देता हूं, जो अभी आप लोग जिसके ऊपर प्रोग्राम भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मुझे आप लोग बताइएगा, वेरिएबल वर्ड आप लोग बचपन से लेकर अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप लोग जब 9th में थे तो मैथमेटिक्स में भी आप लोगों ने वेरिएबल और कांस्टेंट पढ़े थे। तो कोई मुझे बताएगा वेरिएबल का मतलब क्या होता है? क्या सर? बेटे वेरिएबल का मतलब आप लोग जानते होंगे, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है वेरिएबल और कांस्टेंट, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, वहां आप लोगों ने पढ़ा होगा। यस सर। हाँ बोलिए। सर जिसमें अल्फाबेट यूज होते हैं ABCD होती है, बट वो अल्फाबेट्स वाले वेरिएबल्स। ठीक है, और सर ये चार अचार ना सर? हाँ बिल्कुल, चर और अचर की बात कर रहा हूं बेटे मैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ बोलिए। चलिए अब सुनिए, कोई बात नहीं, समझिएगा। देखो उसके अलग वैल्यू। चलिए ठीक है, ठीक है, समझिएगा बेटे। वेरिएबल का मतलब ये है, मैथमेटिक्स की भाषा में समझे, कि जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती है या हो सकती है, ठीक है। वैल्यू यहां पर चेंज हो रही है, वो हम वेरिएबल कहेंगे। लेकिन यहां अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात करूंगा तो वेरिएबल जो है उसकी डेफिनेशन समझना बेटे, जो मैं बोलने जा रहा हूं। वेरिएबल जब भी हम डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो जैसे मैंने इस क्वेश्चन, ये जो मैंने लिखा है इसको जरा समझो। मैंने लिखा वेरिएबल यानी VAR A इज इक्वल टू 3 जावा स्क्रिप्ट के अंदर। जैसे ही आपने वेरिएबल लिखा, इसका नाम आपने A रख दिया, तो वेरिएबल जो है एक प्लेस होगा मेरे मेमोरी के अंदर, जो सिर्फ एक वैल्यू होल्ड रखेगा। सिंपल भाषा में अगर मैं इसको कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं, जो वेरिएबल होगा वो मेरा कंटेनर होता है, जिसका यूज मैं सिर्फ अपने डेटा को स्टोर करने के लिए करूंगा। वेरिएबल इज अ कंटेनर। डिफाइन करने के लिए। हाँ बच्चे बोलिए दोबारा। सर कंटेनर को डिफाइन करने के लिए वेरिएबल का यूज किया जाता है? नहीं बेटा, कंटेनर को डिफाइन करने के लिए नहीं। कंटेनर मतलब वेरिएबल खुद एक कंटेनर है, मतलब एक जगह है, एक प्लेस है हमारी मेमोरी के अंदर। जैसे कि यस सर, जैसे कि आपने अपने घर में छोटे एक, जैसे आपने एक सिंपल भाषा में समझो, हमारे घर की में एक अलमारी होती है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टीशंस होते हैं। उन पार्टीशंस में आप देखते हैं कि यहां पर जेंट्स कपड़े रखने हैं, यहां पर लेडीज कपड़े रखने हैं, यहां पर सूट्स रखने हैं, यहां पर हम शूज रख सकते हैं अपने। तो ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं, उन सबका आपने नाम रखा हुआ होता है कि ये लेडीज शूज के लिए है, ये जेंट्स शूज के लिए है, ये लेडीज ड्रेस के लिए, ये जेंट्स ड्रेस के लिए। तो सेम ऐसा ही वेरिएबल भी जो है मेमोरी के अंदर एक कंटेनर होता है, प्लेस होता है, जो सिर्फ वैल्यू होल्ड रखता है अपने पास। वो वैल्यू चेंज भी हो सकती है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, राइट। बस आप ये समझो कि वेरिएबल जो है वो एक कंटेनर है, एक जगह है, जो अपने पास में नंबर ऑफ वैल्यूज रखती है या वैल्यूज रखेगी। क्लियर? सर आप नोटपैड सिखा रहे हो? क्या चीज? सर आप नोटपैड सिखा रहे हैं? बेटा नोटपैड नहीं सिखा रहे हैं, आप जब से बैठकर ये सुन रहे हैं आपको समझ में नहीं आया? जावा स्क्रिप्ट चल रहा है बेटा, जावा स्क्रिप्ट में हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। नोटपैड पर तो मैं लिख रहा हूं ये सारी चीजें। बच्चे नोटपैड पे तो हम ये सारी चीजें लिखकर आपको बता रहे हैं, नोटपैड नहीं सिखा रहे हैं। नोटपैड तो एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जो आप अपने वेब पेज या वेबसाइट जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। देखिए चलो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। जब भी आप कोई वेब पेज या वेबसाइट डेवलप करते हैं तो उसके लिए हमें किन्हीं दो पर्टिकुलर एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है। पहला होगा आप लोगों का टेक्स्ट एडिटर। वो टेक्स्ट एडिटर आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। चाहे तो आप कोई नोटपैड यूज कर सकते हैं, चाहे आप कोई और भी बहुत सारे नंबर, एक एटम आपका नोटपैड होता है, नोटपैड प्लस प्लस भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नोटपैड्स होते हैं जो आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे या उसका अपना प्रोग्राम लिखने के लिए आप यूज करते हैं। और साथ में जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है आपके ब्राउजर, यानी टेक्स्ट एडिटर के ऊपर आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम को रन कराने के लिए आप अपने ब्राउजर का यूज करेंगे, राइट।
तो ये जो नोटपैड लिखा हुआ है इस पर तो मैं चीजें सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, नोटपैड नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। आगे बात समझ में? यस सर। चलिए, तो बेटा वेरिएबल की बात समझ में आई। वेरिएबल क्या है? सिर्फ एक कंटेनर है, हाँ जी सर। हाँ, जिसका यूज हम या एक प्लेस बोल सकते हैं हमारी मेमोरी के अंदर, जो डेटा को होल्ड रखने के लिए हम या डेटा को स्टोर रखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं पानी पी लूं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके सर। गरम दे दो, ठंडा दे दो, कैसे दूंगा, गला सूख रहा। चलिए, अच्छा, जो नए लोग हैं ना वो एक बार चीजों को बेटे समझने के लिए जो क्लास स्टार्ट होगी एक बार रिवाइज क्लास रखेंगे, वहां समझ लीजिएगा। और इसके अलावा देखो एक लिंक आप लोगों के मैसेज बॉक्स में आया है, इस लिंक पर जब आप फॉलो करेंगे तो सारी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगी। ठीक है? यस सर। हाँ, और ये जो चैनल है ये इस एकेडमी का चैनल है जहां से आप ये क्लास ले रहे हैं, इसको प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि जितनी भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो सारी आपको यहां मिल जाएंगी। ठीक है? यस सर। सारी रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं Okay, sir. वो आपको यहां मिलेंगी, जिससे कि आपको चीजों को अगर कुछ चीजें छूट जाती हैं तो वो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है? ठीक है ना? चलिए, अब हम वेरिएबल की बात हमने कर ली। बेटे वेरिएबल बेसिकली हमारे 2 टाइप्स के होंगे। एक वेरिएबल होता है मेरा ग्लोबल वेरिएबल और एक वेरिएबल होगा मेरा लोकल वेरिएबल। ये हमारे वेरिएबल के टाइप्स होते हैं, राइट? चलिए मैं लिख देता हूं, वेरिएबल बेसिकली हमारे 2 टाइप्स के होंगे। एक होगा हमारा ग्लोबल वेरिएबल और एक होगा प्यारे बच्चों मेरा लोकल वेरिएबल। लोकल, हाँ, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, इन दोनों को नाम से समझिएगा क्या मतलब है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का। देखिए, यस सर। देखिए, लोकल का मतलब है जो एक सिंपल लिमिटेड एरिया में हो, और ग्लोबल का मतलब है एक ब्रॉड फील्ड, यानी कि एक बहुत बड़े एरिया में जिसका हम यूज करते हो। पहले इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, फिर टेक्निकल वे में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मान लेते हैं आप पर्टिकुलर किसी ब्लॉक के अंदर रहते हैं, ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ हाउसेस हैं, बहुत सारे घर हैं एक ब्लॉक के अंदर। ठीक है? तो बेटे मैं एग्जाम्पल जो लेने जा रहा हूं वो थोड़ा सा ऑड एग्जाम्पल है, लेकिन समझने के लिए बहुत सफिशियंट है। आप लोग शौचालय जानते हैं ना, टॉयलेट? यस सर। हाँ, तो मैं टॉयलेट का एग्जाम्पल ले रहा हूं। टॉयलेट को एज अ वेरिएबल समझिएगा। एक टॉयलेट हमारे घर के अंदर बना हुआ है, एक टॉयलेट हमारे ब्लॉक के अंदर बना हुआ है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है सार्वजनिक टॉयलेट, मतलब समाज, यानी कि सार्वजनिक शौचालय जो आप लोगों ने देखे होंगे, मेट्रो स्टेशन पे भी बने होते हैं, बहुत सारी जगह होते हैं। ठीक है? अब इसको समझते हैं। जो शौचालय हमारे घर के अंदर है उसको सिर्फ हमारे घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं वही यूज कर सकते हैं, राइट? और लेकिन जो शौचालय हमारे ब्लॉक के अंदर बना हुआ है उसको कोई भी पर्सन यूज कर लेगा हमारे ब्लॉक का, राइट? यही मतलब हुआ इसका। यस सर। हाँ, इसको एक बार और समझो। मान लेते हैं मैं शौचालय की बात कर रहा हूं, एक शौचालय हमारे घर के अंदर है और एक शौचालय सार्वजनिक शौचालय के नाम से हमारे ब्लॉक के अंदर बना हुआ है। तो जो हमारे घर के अंदर वाला शौचालय है उसको सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर ही यूज करेंगे, तो वो बन गया लोकल शौचालय। और जो शौचालय हमारे ब्लॉक के अंदर है जिसको पूरे ब्लॉक के पर्सन यूज कर सकते हैं वो आपका ग्लोबल शौचालय कहलाया जाएगा, राइट? बात क्लियर हुई? यहां तक दोनों वर्ड का मतलब समझ में आया? अच्छा, अब ये, हाँ ठीक है, अब यही बात अगर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर की बात करूंगा, टेक्निकल वे में समझने की बात करूंगा, यानी मैं ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल की बात करूंगा। बेटे मेरा वो वेरिएबल जो प्रोग्राम के फंक्शन के अंदर होगा, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम होगा वो नंबर ऑफ फंक्शंस में डिवाइड होता है, वो वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिफाइन किए गए हैं लोकल वेरिएबल कहलाए जाते हैं, और वो वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर डिफाइन किए गए हैं और उनको नंबर ऑफ फंक्शन इजीली एक्सेस कर सकते हैं वो मेरे ग्लोबल वेरिएबल कहे जाते हैं। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, यानी कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को?
यस सर। हाँ चलिए, तो सेम जब आप लोग प्रोग्राम डिजाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्रोग्राम के अंदर नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे, ठीक है, और उन फंक्शंस के अंदर आप लोग वेरिएबल डिफाइन करेंगे। जो वेरिएबल आपके फंक्शन के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो फंक्शन ही उस वेरिएबल को यूज करेगा, तो वो वेरिएबल आपका लोकल वेरिएबल होगा। और ग्लोबल वेरिएबल हमारे आउटसाइड द फंक्शन लिखे हुए होंगे, जिनको जो नंबर ऑफ फंक्शंस आपके प्रोग्राम में है कोई भी उसको इजीली एक्सेस क्या क्या रिवाइज कर लिया, कमेंट लाइन पढ़ ली, कमेंट लाइन के टाइप्स पढ़ लिए, सेमीकोलन पढ़ लिया, ऑप्शनल क्यों है ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के बारे में पढ़ लिया, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल के टाइप्स पढ़ लिए हम लोगों ने, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। अब हम बात करेंगे बेटा, एक टर्म्स में यहां पर लिखूंगा वो आप लोग समझिएगा। ऑपरेटर का नाम सुना है आप लोगों ने? यस यस सर। सर। अच्छा, और ऑपरेंड वर्ड सुना है आप लोगों ने? ऑपरेंड क्या होता है? सर चलाना, उसे ऑपरेट करना। और ऑपरेंड वर्ड सुना है बेटा? ऑपरेंड, ऑपरेंड मतलब सर लैपटॉप को, कंप्यूटर को हम लोग ऑपरेट करते हैं सर। चलिए मैं लिखता हूं बेटे, आप समझिएगा। आपका नाम क्या है बच्चे? सर मेरा नाम गुफरान अहमद है। गुफरान अहमद जी, प्लीज, ठीक है, समझिएगा बेटा। मैं यहां पर दो वर्ड लिखूंगा, उनका दोनों का मतलब मैं आपको बताऊंगा पहले, और बहुत अच्छे से चीजों को समझना। और जब भी आपका बायवा होगा 12th क्लास में तो बेटा ये जरूर पूछा जाएगा, और मैक्सिमम बच्चे इसको नहीं बता पाते हैं, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। ऑपरेंड्स और ऑपरेटर वो पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, या आपको ऑपरेंड पूछ सकता है ऑपरेंड किसको कहते हैं, या आपसे ऑपरेटर पूछ सकता है किसको कहते हैं। मैं एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पर दिखाता हूं और फिर आप लोग उसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए मैंने यहां पर लिखा जैसे, चलिए मैं इसको कंप्लीट लिखता हूं। मैं एक वेरिएबल डिफाइन करा लेता हूं बेटा, और इसकी वैल्यू मैंने यहां पर 10 रख दी। एक वेरिएबल में और बना लेता हूं और इसकी वैल्यू मैं यहां पर मान लेते हैं 5 रख देता हूं, ठीक है। इसके बाद में मैंने एक इंस्ट्रक्शन यहां पर लिखी, वो इंस्ट्रक्शन है a प्लस बी इज इक्वल टू, कितना हो गया आंसर? 15, ठीक है। चलिए, और इसको थोड़ा सा ना गैप के साथ में रख देते हैं, जिससे कि हम लोग आसानी से समझ पाएंगे चीजों को। इनके बीच में थोड़ा सा गैप रख देते हैं, स्पेस दे देते हैं, जिससे कि हम चीजों को एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। और एक दूसरी इंस्ट्रक्शन, सेम इंस्ट्रक्शन मैंने यहां लिखी बेटा, इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो बेटे, इसका मतलब समझिएगा, सॉरी माय मिस्टेक, 5। और एक तीसरी इंस्ट्रक्शन और मैं यहां लिख देता हूं, इसका मतलब कितना होगा, कितना आना चाहिए बच्चे यहां पर? 2, ठीक है। चलिए अब समझते हैं काम की बात। अभी एक बच्चे ने बोला था जी ऑपरेटर का मतलब है चीजों को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें, ठीक है। एक बात सोचो, ये जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यहां पर वेरिएबल आप लोगों ने 2 वेरिएबल डिफाइन करे, एक है आपका a इज इक्वल टू 10 और सेकंड इज आपका b इज इक्वल टू 5, ठीक है बेटे। पहला जो इक्वेशन आप लोग लिख रहे हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 15, देखो क्या इन तीनों इक्वेशन में आपके a और v की वैल्यू चेंज हुई? नो सर। नहीं, यानी कि इन अलग अलग आ रहा है, यानी कि ऑपरेटर ही है जो आपकी इस इक्वेशन को ऑपरेट कर रहा है और फाइनल आउटपुट जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी मैथमेटिकल सिंबल्स, जैसे कि मैं प्लस की बात करूंगा, चाहे मैं माइनस की बात करूं, चाहे मैं मल्टीप्लाई की बात करूं, चाहे हम प्यारे बच्चों आपके डिवाइड की बात करें, ये सभी के सभी हमारे ऑपरेटर कहलाए जाते हैं। और ये जो साथ में मैंने वेरिएबल जो लिखे हैं ए बी के फॉर्म में जो है, ये सभी मेरे ऑपरेंड्स कहलाए जाएंगे। बात समझ में आ गई?
यस सर। हाँ, अगर आपसे कोई पूछता है एग्जामिनर कि भाई ऑपरेंड और ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, तो आप आसानी से आप बता सकते हैं कि एक इक्वेशन आप लोग बनाइएगा और वहां समझाइएगा कि सर ये जो साइन है हमारा, ये मेरा एज अ ऑपरेटर है, और जो ये ऑपरेटर जिन वैल्यूज के ऊपर काम कर रहा है ये मेरे ऑपरेंड्स होंगे। ठीक है, यस सर। क्लियर बात यहां तक आप लोगों को? यस सर। ठीक है बच्चों, आगे चलें। यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं बात करूंगा बेटे अपने जावा स्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स के बारे में कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो आप लोग यहां पर पढ़ेंगे वन बाय वन। चलिए कॉपी निकाल कर आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा। यस सर। ऑपरेटर्स इन जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो हमारे ऑपरेटर्स यूज होंगे वो हम लिखेंगे यहां पर। और सबसे पहला होगा आपका प्यारे बच्चों अर्थमेटिक ऑपरेटर। अपना माइक बंद करो सभी बच्चे, सिर्फ आप लोग नोट कीजिएगा। अब माइक ओपन करने की जरूरत नहीं है, प्लीज सभी लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अर्थमेटिक ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से सिंबल आपके यूज होंगे? प्लस का होगा, माइनस का होगा, मल्टीप्लीकेशन होगी, डिवाइड होगा, आपका प्यारे बच्चों मॉड्यूलस का साइन यूज होगा यहां पर, और साथ में आपका डबल प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डबल माइनस यानी डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये सारे साइंस हैं जो आप लोग अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर यूज करेंगे, या आपसे एग्जामिनर इनमें से कोई भी एक साइन लिखेगा और वो आपसे पूछेगा कि बेटा ये मेरा कौन सा ऑपरेटर है, तो आपको जवाब देना है इसका। ठीक है, यस सर। चलिए इसके बाद है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, ये होंगे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। बेटा देखो, जब भी कंपैरिजन की बात आएगी ना, तो कंपेयर करने के लिए हमें याद रखना दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। हम कभी सिंगल को कंपेयर नहीं करेंगे, हमारे पास में दो ऑपरेंड होने कंपलसरी है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में कौन कौन से आएंगे? इक्वल टू का साइन होगा, नॉट इक्वल टू का साइन होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, वेरी गुड, और ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, चलिए एक और इंटरेस्टिंग बात आज मैं आप लोगों को बताता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये जो मैंने ऑपरेटर लिखे हैं ना बेटा, कंपैरिजन ऑपरेटर जो मैंने यहां पर लिखे हैं, यहां पर एक मैंने इक्वल टू का साइन बताया था और डबल इक्वल टू करके मैंने इसको लिखा है, राइट? ये रहा, इसकी बात कर रहा हूं। याद रखना, टेक्निकल यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से जो इक्वल टू का साइन परफॉर्म होगा वो डबल इक्वल टू के साइन से होगा, ये बात ध्यान रखनी है। अगर सिंगल इक्वल टू का साइन आप लिखते हैं तो वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाया जाएगा, उसका काम अलग है और इस ऑपरेटर का काम अलग है। बात समझ में आई? यस सर। इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग समझिएगा। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। जैसे मैं यहां लिख देता हूं a इज इक्वल टू बी, और नीचे ही मैंने एक अगली इंस्ट्रक्शन लिख दी a इज इक्वल टू बी डबल। अच्छा, इन दोनों लाइनों का क्या सेम मतलब है या अलग अलग मतलब है? सर अलग अलग है। क्या मतलब है बताइए जरा, अलग है। बताइए। अलग अलग है। सर नीचे वाली में कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया गया है और ऊपर वाले में असाइनमेंट ऑपरेटर का। चलिए ये तो हमने बेटा देखकर पहचान लिया, हमें पता है कि सर डबल इक्वल टू है तो वो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, सिंगल इक्वल टू है तो वो मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेकिन टेक्निकल कैसे हम इसको डिफाइन कर पाएंगे, ये मुझे बताइए आप। सर जो ए की वैल्यू है वो बी की वैल्यू के इक्वल है, फर्स्ट वाले में तो ये डिफाइन है। हाँ हाँ, और सेकंड में क्या हुआ फिर? डबल इक्वल टू है। सर डबल इक्वल है सेकंड में। देखिए बेटा, अभी जिस बच्चे ने बोला है ना, वो आपने सेकंड वाले के लिए बोला है, फर्स्ट वाले के लिए नहीं है। देखिए सेकंड वाले का मतलब ये है कि ए और बी की वैल्यू कब ये ट्रू होगी, जैसे कि आप जब इसको लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 2,
इसका मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर हैं। बात समझ में आई? डबल इक्वल टू का मतलब देखो, डबल इक्वल टू का मतलब ही, क्योंकि हमारे दिमाग में अब तक जो चीजें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, वो मैथ के हिसाब से चीजों को समझते हैं। इक्वल टू का साइन है का मतलब दोनों चीजें बराबर होंगी, लेकिन बेटे यहां प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डबल इक्वल टू का मतलब इक्वल होगा। बात समझ में आ गई? यस सर। यानी ए और बी आपस में इक्वल होने चाहिए या इक्वल है। और ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ए के अंदर आपने बी असाइन किया हुआ है, कि ए जो है वो आपका एक वेरिएबल है और इस ए के अंदर क्या वैल्यू रखी हुई है? बी वैल्यू रखी हुई है। बात समझ में आ गई? यस सर। इसका मतलब ये है, ये बात अच्छे से समझ लो, आपसे बहुत बार पूछी जाएगी कि अगर वो इन दोनों ऑपरेटर्स को लिख देगा और पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कौन कौन से ऑपरेटर है और फिर उनको टेक्निकल डिफाइन करने के लिए बोलेगा। तो जो सेकंड वाली टर्म है आपकी, इसका मतलब ये है कि ये जी इक्वल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर है यहां पर, कि जी ए और बी दोनों मेरे इक्वल है, दोनों की वैल्यू मेरी सेम है, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाली टर्म है, जो फर्स्ट टर्म जो आपने यहां लिखी है, इसका मतलब ये है कि ए मेरा एक वेरिएबल है और उसके अंदर मैंने जो बी है वो असाइन किया हुआ है। बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए ठीक है। मतलब होता है असाइन कर रखा है। हाँ, सिंगल इक्वल का मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, अभी हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद में आपको जो पढ़ना है यहां पर वो है बेटा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, इसके चलो मैं ऑपरेटर ही लिख देता हूं, फिर आप कभी इसको भी कंफ्यूज हो जाओ। लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से साइन है वो समझते हैं। सबसे पहले होगा आपका एंड, वेरी गुड, और नॉट, और नॉट। चलिए मैं अभी इसको साइन को चेंज करता हूं, और को, ये रहा और आपका, एक सेकेंड, ये रहा और ये आ गया आपका नॉट, ठीक है। ये प्यारे बच्चों मेरे लॉजिकल ऑपरेटर हो गए, जहां पर हमें अपने प्रोग्राम के अंदर लॉजिक लगाना है। अब बात आती है जी लॉजिक कहां लगेगा, ये समझने की बात है। बेटा जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है डिजाइन की जाती है ना, वो हमारे गेट्स के थ्रू ही डिजाइन की जाएंगी, याद रखना। क्योंकि सॉरी, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं वो गेट्स के थ्रू ही डिजाइन की जाती हैं, और ये हमारे ऑपरेटर्स हैं जो लॉजिकल ऑपरेटर के नाम से आप यहां पर जानेंगे। और इसके बाद जो आप पढ़ेंगे यहां पर वो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। अपना माइक बंद कर लो बच्चे, जिसको अभी कुछ बात नहीं कहनी है प्लीज अपना माइक बंद कर लें आप। ये हो गया मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर। यहां क्या क्या है? ये जो सिंगल इक्वल टू का साइन है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ना कि इक्वल, ठीक है। इसके बाद में ये मेरा ऐड इक्वल हो गया, ऐड असाइनमेंट के नाम से जानेंगे। माइनस इक्वल, ये हमारा सब्ट्रैक्ट असाइनमेंट हो गया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट आप इसको बोलेंगे। ये हमारा मल्टीप्लाई और असाइनमेंट हो गया, और ये मेरा हो गया बच्चे डिवाइड और असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। मॉडुलस भी आप लिख सकते हैं, यहां पर मॉडुलस भी आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। तो 1 बाय 1 ये सारी चीजें जो है आप यहां पर इस पूरे ऑपरेटर के अंदर पढ़ेंगे। और साथ में आपका एक और ऑपरेटर है जिसको कंडीशनल ऑपरेटर और हम कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहां पर जब भी आपको चीजों के अंदर कंपैरिजन कराना है कि दो सिचुएशंस के बीच में, तो आप यहां पर अपना कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। वो भी मैं लिख देता हूं यहां पर, कंडीशनल, सॉरी कंपैरिजन नहीं, कंडीशनल की मैं बात कर रहा हूं, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। ये कैसा, इसका साइन क्या है? क्वेश्चन मार्क साइन लगाना है और कॉलन का यूज करना है। ये साइन होगा आपके कंडीशनल ऑपरेटर का, जब भाई हम अपने प्रोग्राम के अंदर कंडीशंस लगाएंगे। जैसे कंडीशन हम लगाते हैं ना, कि जैसे कंडीशन आप लोगों के सामने भी रखी जाती है कि भाई अगर तुम पास हो गए तो आपको मोबाइल फोन दिलवा दिया जाएगा, है ना। जैसे आप लोग भी डिमांड रखते हैं कि जी हम अपना 12th क्लास में फर्स्ट डिवीजन लाएंगे, तो पापा को तुम शर्त रख देते हो जी कि हमें एक एंड्रॉइड फोन दिलवा देना, होता है ना। यस सर। लड़के लोग तो बाइक की डिमांड तक रख देते हैं, बुलेट मांगते हैं कि बुलेट दिलवा देना जी, फर्स्ट मारूंगा एकदम, ध्यान रखना। तो पता चलता है कि पेपर भी नहीं निकल पा रहे हैं बच्चे से, तो
ऐसा होता है? यस सर। चलिए कोई बात नहीं, फॉर्म ऑफ जो की। चलिए अब हमने ये सारा नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए Yes, तो बेटा sir. अब 1 by 1 में इन Yes, सबके लिए, हाँ 1 by 1 में हम इन सबके लिए प्रोग्राम लिखूंगा, और साथ में याद रखना हमें कमेंट भी लिखकर यहाँ पर दिखानी है आप लोगों को, और कमेंट के साथ में मैं यहाँ पर सेमीकोलन का भी यूज करूंगा। अभी मैंने आपको जैसा कि पहले भी कहा था, जब मैंने आपको कमेंट और सेमीकोलन पढ़ाया था कि जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तब उनका प्रैक्टिकली यूज देखेंगे हम, ठीक है? यस सर। चलिए मैं चलिए बच्चों मैं प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले करना क्या है, HTML कोड टैग से मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत करूंगा, और HTML के बाद में मैंने अपना हेड सेक्शन स्टार्ट किया, और हेड के साथ में ही मैं अपने प्रोग्राम का टाइटल दे दूंगा यहाँ पर, और मान लेते हैं कि मैं अपने प्रोग्राम का टाइटल रख देता हूं नेम, कुछ भी है, ऑपरेटर यूज लिख देते हैं। यस सर। ऑपरेटर आप जो मर्जी लिख सकते हैं यहाँ पर, और ऑपरेटर यूज लिख दो, जो मर्जी आप अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस अकॉर्डिंग अपना टाइटल रख सकते हैं अपने वेब पेज का। और यहाँ से आपने अपने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया, और इसके बाद में यहाँ मैंने अपने हेड सेक्शन को भी क्लोज कर दिया। चलिए मैं इसका फॉन्ट थोड़ा डिक्रीज कर देता हूँ, जिससे कि एक प्रोग्राम के अंदर ही हम सारी चीज़ों को देख पाए एक सिंगल पेज के अंदर। चलिए ठीक है, हेड को आपने क्लोज कर दिया, और हेड सेक्शन को क्लोज करने के बाद ही मैं यहाँ पर बॉडी सेक्शन की मैंने शुरुआत करी, और बॉडी सेक्शन के बाद में मैं अपने स्क्रिप्ट टैग की शुरुआत करूंगा। बेटे जब हमारा ब्राउजर इस प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले वो हमारे इस HTML टैग को पढ़ेगा। जैसे ही उसने इस HTML टैग को पढ़ा तो ब्राउजर आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये एक HTML फाइल है, और वो तुरंत एक वेब पेज जनरेट करने की तैयारी करेगा। धीरे धीरे पढ़ते हुए जैसे वो नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ उसको स्क्रिप्ट टैग देखेगा। जैसे ही स्क्रिप्ट टैग को देखेगा तो ब्राउजर समझेगा, या ब्राउजर को अब लगेगा कि भाई यहाँ से हमारे जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है वो शुरू हो चुका है। और स्क्रिप्ट के बाद में अब हम कंटिन्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसा कि आपको वेरिएबल लिखने के बारे में भी बताया था कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हम कैसे लिख सकते हैं। चलिए एक छोटी सी चीज और है जो हम लोगों ने भी मिस की है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। बेटे वेरिएबल लिखने के जो तरीके होते हैं ना, या वेरिएबल लिखने के जो टाइप्स हैं, वो आप 3 या 4 तरीके होते हैं हमारे वेरिएबल लिखने के जो है हमारे जावा स्क्रिप्ट के अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले या तो आप वेरिएबल को VAR से लिख सकते हैं, ये भी वेरिएबल लिखने का तरीका है, या आप लेट करके भी अपना वेरिएबल लिख सकते हैं, बात तब भी एक ही है, या आप सिंगल A करके भी लिख देंगे तब भी वो हमारा वेरिएबल ही माना जाएगा। ध्यान रखना, वेरिएबल करके भी डिफाइन कराओ, लेट करके भी डिफाइन कराओ, या आप सिंबल लिख दो, कोई मेथड का यूज मत करो, कोई अपने कीवर्ड का यूज मत करो, या आप चाहो तो काउंट करके भी लिख सकते, सॉरी कांस्टेंट करके भी आप यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 तरीके हैं हमारे जावा स्क्रिप्ट के अंदर किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के। बात समझ में आ गई? ये भी नोट कीजिएगा आप लोग, या तो वेरिएबल कीवर्ड से आप डिफाइन कराएंगे, या लेट करके लिखेंगे, या सिंपल आपने अल्फाबेट लिख के शुरुआत करा सकते हैं, या कांस्टेंट के साथ में आप अपने वेरिएबल को डिफाइन कराएंगे। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए तो ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैं बच्चे सबसे पहले मैंने अपने स्क्रिप्ट टैग की शुरुआत करी, और स्क्रिप्ट टैग के बाद में मैं यहां पर एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूं। वेरिएबल A इज इक्वल टू, मैंने इसकी वैल्यू मान लेते हैं 20 पास करा दी वेरिएबल की वैल्यू, और फिर एक दूसरा वेरिएबल मैं और बना लेता हूं, और ये वेरिएबल का मैंने नाम दे दिया B, और इसके अंदर मैंने 5 वैल्यू पास करा दी। क्लियर बात यहां तक? ठीक है बच्चे? यस सर। चलिए ठीक है, अब करते क्या है कि हमें इन सबको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ये सारे अर्थमेटिक जितने भी ऑपरेटर्स थे वो मैंने सारे यहां पर यूज करने हैं। सबसे पहले मैं एक ऐड करता हूं, यानी ऐड ऑपरेटर का मैंने यूज किया। तो मैंने ऐड करके एक वेरिएबल बनाया जहां पर वैल्यू मेरी स्टोर हो जाएगी, और ऐड को मैं लिखूंगा बेटा A प्लस B, यानी A और B की वैल्यू ऐड होने के बाद में किसके पास चली जाएगी? ऐड के पास में। बात समझ में आई? यानी इसको चलो नाम बदल देते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो, सम का मैंने इसका नाम लिख दिया। यानी A और B वेरिएबल की वैल्यू जब मेरी ऐड होगी तो ऐड होने के बाद ये वैल्यू सम के पास चली जाएगी, और इस सम को मैं अपने वेब पेज पर प्रिंट कराऊंगा।
तो प्रिंट कराने के लिए मैंने किस फंक्शन का नाम बताया था आप लोगों को? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके अंदर एक छोटा सा मैसेज मैं लिखूंगा कि सम ऑफ टू वेरिएबल ए एंड बी। ठीक है, और याद रखना बेटे प्लस का साइन आप लोग यहां पर लगाएंगे, बिना प्लस के वो आपके वेरिएबल को कंसीडर नहीं करेगा। और दूसरी बात, जो सिंपल मैसेज होगा उसको आप लोग अपने कॉलन के अंदर लिखेंगे, और जो वेरिएबल होगा उसको आप लोग कॉलन के अंदर नहीं लिखेंगे। ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। वेरिएबल क्या है आपका? सम वेरिएबल है जिसके अंदर आपका आंसर आएगा, और सेमीकोलन के साथ में मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देता हूं। पहले मैं ऐड के लिए प्रोग्राम रन करा के दिखाता हूं, फिर हम आगे वन बाय वन बाकी के अपने ऑपरेटर्स का यूज देखेंगे। ठीक है, यहां आपने अपने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, और बॉडी के बाद में आपने यहां पर अपने HTML को भी क्लोज कर दिया। क्लियर बात यहां तक? यस सर। चलिए, कंट्रोल S के साथ में मैंने इसको सेव कराया। डेस्कटॉप पर हम चले गए, और डेस्कटॉप पर हमारा OGT प्रोग्राम नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मैं गया, और इस प्रोग्राम का मैं नाम लिख देता हूं, मान लेते हैं sum.htm। सिर्फ मैं HTML या HTML, हमारे दो एक्सटेंशन होंगे हमारे HTML प्रोग्राम को सेव करने के लिए। ये बात ध्यान रखना कि HTML प्रोग्राम जब भी आप सेव करेंगे तो हम हर प्रोग्राम के लिए कोई ना कोई एक्सटेंशन होता है जहां से हमारे डॉक्यूमेंट की पहचान की जाती है। तो HTML के लिए आपके पास में दो एक्सटेंशन है। पहला एक्सटेंशन होगा आपका .html, और सेकंड जो एक्सटेंशन होगा आपका वो है प्यारे बच्चों .htm। दोनों में से आप कोई भी एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। बात क्लियर? यस चलिए, तो मैंने .htm करके इसको सेव कर दिया। हम अपने डेस्कटॉप पर चलते हैं। हम अपने डेस्कटॉप पर आ गए, और ये आ गए, डेस्कटॉप पर आ गए, और यहां पर देखो हमारा प्रोग्राम आ गया .htm फाइल करके। इसको मैं रन कराता हूं। देखिए, यस सर। यस, एक मिनट, नॉट रेस्पॉन्ड आ रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अभी रन होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, देखो जब भी आप अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं तो .html या .htm, लेकिन कभी कभी होगा क्या कि प्रोग्राम को सेव करने के बाद में, जरा इसको ध्यान से देखो स्क्रीन को, कि कुछ मेरे गूगल क्रोम आइकन के साथ में आ रहे हैं, कुछ मेरे नोटपैड आइकन के साथ में आ रहे हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो नोटपैड आइकन के साथ में आएंगे उसको आप लोग ओपन विद कीजिएगा, और किसी भी ब्राउजर पे जाके उसको रन कराइएगा, प्रोग्राम आपका चल जाएगा। आउटपुट देखो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर क्या आ रहा है। यस सर। क्या आ गया बेटा? सम ऑफ टू वेरिएबल A एंड B इज इक्वल टू 25, राइट? 25। ठीक है, आउटपुट ठीक है आप लोगों का 25। यस सर। यस सर। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, सबसे पहली चीज आप लोग सेमी कॉलन को समझो। मैंने यहां पर बेटा सम के बाद में कोई सेमी कॉलन का यूज नहीं किया है, तो सेमी कॉलन का यूज समझ में आ गया आपको। देखो, कहीं पर मैंने किया है, कहीं पर नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या है कि सेमी कॉलन आप लोगों का ऑप्शनल है। आप चाहो तो यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बात क्लियर हुई यहां तक सेमी कॉलन के ऊपर? यस सर। अभी आप लोगों ने जो पूछा था कि सर इसको प्रैक्टिकली बताओ, तो ये प्रैक्टिकली भी हमने देख लिया कि देखो कई सारी इंस्ट्रक्शन के लास्ट में मैंने सेमीकोलन लिखा है, कहीं पर मैंने नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेमीकोलन जो है मेरा ऑप्शनल है, हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। बात क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए, अब बेटे मैं आपको कमेंट लाइन का भी एक ऑप्शन डेमो दे देता हूं। मैंने यहां पर स्लैश यूज किया और इसके साथ में लिख देता हूं वेरिएबल डेफिनेशन। कुछ भी मर्जी, आप जो मर्जी कमेंट आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया वेरिएबल डेफिनेशन या वेरिएबल, जो मर्जी आप यहां पर लिखेंगे, ठीक है। कमेंट के साथ में मैंने इसको लिखा है कमेंट सिंबल यानी डबल स्लैश मैंने लगा दिया। बेटा ये मेरा सिंगल लाइन कमेंट है, कोई बताएगा क्यों? सर क्योंकि डबल स्लैश है। सर डबल स्लैश है ना, क्योंकि ये छोटा कमेंट है। और इसके अलावा सर ये एक ही लाइन का है। हाँ, ये सिंगल लाइन का है, इसलिए आपने सिंगल लाइन कमेंट का यूज किया है। कंट्रोल एस के साथ में इसको आपने सेव किया।
वापस से आप अपने प्रोग्राम ब्राउजर पे गए, इसको मैंने रन कराया। देखो बेटा, रन कराने के बाद भी मेरे आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कमेंट को जो हमारा ब्राउजर है वो रीड नहीं कर रहा है। बात क्लियर? यस सर। अगर इस कमेंट लाइन को मैं हटाता हूं तो शायद हमारे आउटपुट पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे इसको समझिएगा, अगर ये कमेंट लाइन मेरे स्क्रिप्ट टैग के अलावा HTML कोड के बॉडी सेक्शन या हेड सेक्शन में होती तो ये हमें अपने फाइनल आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखता। जैसे मैं आपको इसका डेमो देता हूं। मैंने इसको यहां से कट किया और कट करने के बाद में इसको मैंने स्क्रिप्ट टैग के बॉडी, क्योंकि बेटा यहां स्क्रिप्ट टैग का क्लोजिंग टैग है ये, यानी इसके बाद में जो भी आप लिखोगे वो जावा स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट बन जाएगा? HTML का पार्ट बन जाएगा। ठीक? HTML का। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो यहां पर आपने उस कमेंट को मैंने लिख दिया, वेरिएबल डेफिनेशन, इसको सेव किया। वापस से हम गए अपनी आउटपुट स्क्रीन पर और इसको मैंने रिफ्रेश किया। देखो आ गया वेरिएबल डेफिनेशन लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब ये मेरी कमेंट नहीं है, सिंपल क्या है, एक कंटेंट बन गया जो मेरे ब्राउजर पे शो होगा। अब मैं काम करता हूं बेटे, यहां पर मैंने डबल स्लैश का भी यूज किया। वापस से इसको आपने सेव किया, फिर आप चले गए अपने आउटपुट स्क्रीन पर, फिर आपने रिफ्रेश किया, ये फिर भी आ रहा है। अब मुझे बताओगे कोई कि सर आपने तो यहां पर डबल स्लैश का भी यूज किया है, फिर भी कमेंट हमें दिख रही है, क्या रीजन है? ये जावा स्क्रिप्ट में नहीं आ रहा ना, अभी HTML में आ गया तो इस वजह से। क्या नाम है आपका? सर उज़मा। क्या बच्चे? सर उज़मा। हाँ, बहुत बढ़िया आपका जवाब है कि बेटा ये जो हमने अपना कमेंट लिखा है ना, ये अब मेरे HTML कोड के अंदर है और HTML कमेंट लाइन को सपोर्ट नहीं करती है। वो सपोर्ट कौन करता है? सिर्फ जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट करेगा। तो इसलिए यहां पर आपके कमेंट का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। किसके अंदर? हमारे HTML सेक्शन के अंदर। अगर यही कमेंट हम अपने स्क्रिप्ट कोड के अंदर यानी जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिखते तो शायद हमारे आउटपुट पर इफेक्ट पड़ता। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट ऑपरेटर की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट ऑपरेटर मैं यहां पर यूज करूंगा साथियों आपका, इसको यहां से हटा देते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो मान लेते हैं मैं सबट्रैक्ट का यूज करता हूं। तो सबट्रैक्ट के लिए सिंपल वही काम करना है, a माइनस बी, और फिर वही चीज आप लोग यहां लिख सकते हैं। चलिए ऊपर वाली लाइन को कॉपी कर लेते हैं, आसानी रहेगी हमें करने में। कंट्रोल C और वापस से हम आए यहां पर, आपने इसको पेस्ट कर दिया। सम की जगह मैं यहां पर सबट्रैक्ट लिख देता हूं। सबट्रैक्शन ऑफ टू वेरिएबल a एंड b इज इक्वल टू SUB। ठीक है, अच्छा कंट्रोल S के साथ में सेव किया, वापस आउटपुट स्क्रीन के ऊपर गए और रिफ्रेश कर दिया। आ गया दोनों का आंसर? अभी लिखो। आ गया बेटे आंसर? अच्छा चलिए एक सेकंड और, लेकिन ये देखो हमारा कंटिन्यू आ रहा है। मैं चाहता हूं कि ये लाइन चेंज होनी चाहिए थी। तो लाइन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई बताएगा मुझे? नहीं बेटा, लाइन चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर ये काम मैं HTML कोड के अंदर करता तो बेटे मैं वहां पर BR टैग का यूज करता, राइट? यस सर। लेकिन यहां पर लाइन चेंज आप कैसे करेंगे? इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला मैं यहां लिख देता हूं, समझिएगा जल्दी। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट में आपने लिखना है लाइन ब्रेक, LINE ब्रेक, BREAK। सिर्फ लाइन ब्रेक आपने यहां लिखना है, उसको बंद कर देना है। ठीक है, यहां से आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी, देखिएगा। कंट्रोल S के साथ में आपने सेव किया, वापस से आप चले गए अपने ब्राउजर पे और हो गया बेटे लाइन ब्रेक। लेकिन एक कंफ्यूजन है, वो एक मिनट, सबट्रैक्ट नहीं आ रहा है आपका? वो है ही नहीं अब। एक मिनट बेटे, मैं चेक करता हूं क्या दिक्कत है। हाँ, लाइन ब्रेक, एक सेकेंड, चलिए कंट्रोल S सेव किया और इसको वापस से हम गए अपने ब्राउजर पे और ये चल गया।
एक मिनट, सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है वो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। इस लाइन ब्रेक स्टेटमेंट को हटाते हैं, इसके लिए टैग यूज़ करेंगे सिर्फ एक बार। हमने क्या कोशिश करी, इसके लिए टैग को मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा, लेकिन लाइन ब्रेक को पहले डिफाइन करना पड़ेगा बेटा। लाइन ब्रेक का मतलब क्या है पहले वो लिख देते हैं। एक मिनट, मिस्टेक हुई हम लोगों से। लाइन ब्रेक एज इट इज़ लिख दिया, और इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं वेरिएबल को। एक वेरिएबल आप बनाओ, एक मिनट, वेरिएबल आपने बनाया लाइन ब्रेक, इसका भी मैं मतलब आपको बताऊंगा क्या मतलब है इसका। वेरिएबल बना दिया लाइन ब्रेक, और जिसके अंदर वैल्यू आपने पास करा दी कि ये मेरा BR टैग होगा। इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं। लाइन ब्रेक के लिए चाहो तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी आप एक वेरिएबल बना लो। LB करके मैंने वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर वैल्यू पास करा दी, अपना ये जो लाइन ब्रेक वाला टैग होता है, ठीक है। फिर वापस से मैं इसको अपने कमेंट, अपने इस document.write के थ्रू इसको मैं कॉल कराने की कोशिश करता हूं, तो हम यहां पर LB की वैल्यू लिखेंगे। एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप लोग अपने डबल कोटेशन के अंदर उसको लिखेंगे। अगर मैसेज के अलावा कोई भी वेरिएबल होगा तो सिंपल आप उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। कंट्रोल S से आपने इसको सेव किया, वापस से हम अपने ब्राउजर पे गए और रन कराया। देखो आना चाहिए, आ गया, ठीक है। बात समझ में आई? सर ये ब्रेक लाइन समझ में नहीं आया। चलिए मैं दोबारा बताता हूं। कुछ मिस्टेक हमसे ये हुई थी बेटा कि हमने पहले यहां पर लाइन ब्रेक सिंपल document.write करके लिख दिया। तो document.write के अंदर हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर उसने पढ़ा कि ये जी मेरा लाइन ब्रेक है, LINE में लिख देता हूं, ये लाइन ब्रेक है। लेकिन इस लाइन ब्रेक को हमने डिफाइन नहीं किया कि लाइन ब्रेक है क्या। इसको डिफाइन करने के लिए आपने एक वेरिएबल बनाना है लाइन ब्रेक नाम का। ये आपने लाइन ब्रेक नाम का एक वेरिएबल बनाया, यानी लाइन ब्रेक को आप कॉल करा रहे हैं, लाइन ब्रेक नाम का वेरिएबल बनाया, फिर उसके अंदर आपने वैल्यू पास करी, ये अपना BR टैग जो है। जैसे कि आप ऊपर समझो, पहले वेरिएबल आपने A बनाया, इसके अंदर आपने 20 वैल्यू पास कर दी। वेरिएबल B बनाया, इसके अंदर आपने 5 वैल्यू पास करी। ऐसे ही आपने एक वेरिएबल बनाया लाइन ब्रेक, जिसके अंदर आपने BR टैग को पास कर दिया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं BR टैग का काम होता है लाइन को ब्रेक करना, ठीक है। जब भी ये इंस्ट्रक्शन रन होगी प्रोग्राम के अंदर, इसको समझो जरा, जब भी ये इंस्ट्रक्शन हमारे प्रोग्राम के अंदर रन होगी तो हमारे ब्राउजर को पता चलेगा लाइन ब्रेक लिखा हुआ है, तो वो लाइन ब्रेक वेरिएबल के पास जाएगा। अच्छा, ब्राउजर को कैसे पता चला कि लाइन ब्रेक एक वेरिएबल है? क्योंकि ये मेरे कोटेशन के अंदर नहीं है, सिंपल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये एक वेरिएबल है। फिर वो ऊपर चेक करके देखेगा क्या कोई वेरिएबल तो नहीं है। वेरिएबल था लाइन ब्रेक और उसके अंदर वैल्यू रखी हुई है BR टैग की। जैसे ही वो इस वैल्यू को पढ़ेगा वो अपनी लाइन चेंज कर देगा। जब हमने इसको डिफाइन नहीं किया था तो उसने सिर्फ वैल्यू को ब्रेक किया और उसके बाद तुरंत अपने स्क्रिप्ट टैग से बाहर चला गया। इसलिए पहले केस में आपका जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट था वो शो नहीं हुआ था। बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए ठीक है। तो हाँ, अब आप लोगों ने चीजें देखी, कमेंट लाइन क्या है, सेमीकोलन पढ़ लिया, वेरिएबल को देख लिया और अपने ऑपरेटर को देख लिया। और ऑपरेटर में आपने दो चीजें देखी है, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का भी एग्जांपल आप देख चुके हैं, लाइन ब्रेक करना भी आप लोगों ने देख लिया, ऐड यानी जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर थे उसका ऐड और सब्ट्रैक्शन ये भी आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, बाकी की चीजें हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ये क्लास को हम यहीं लेफ्ट करते हैं आप लोगों की। सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन था वो भी हम देख लेते हैं अभी मैसेज के अंदर। हाँ बेटे, क्या क्वेश्चन है आपका? सर, जब कमेंट लाइन वेब पेज शो नहीं होगी तो हमें लिखना कंपलसरी है। नहीं बेटा, देखो इसका मैंने यूज आपको बताया था कि हम यूज करते क्यों हैं। हम इसका यूज इसलिए करते हैं जब हम एक बड़े लेवल पर कोई प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। मान लेते हैं आपकी टीम में 4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा, आप उसके मेन डेवलपर हैं और वो चारों जो बाकी के 3 लोग हैं वो भी उसके अंदर काम करना चाहते हैं, तो वो आपसे बार बार नहीं पूछेंगे या बार बार आप उनको जवाब नहीं दोगे कि भाई मान लेते हैं आपकी टीम में मैं काम कर रहा हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि सर ये फंक्शन आपने क्यों यूज करा है, सर ये वेरिएबल हमने क्यों डिफाइन किया हुआ है, तो बार बार आप मुझे जवाब भी नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए आप वहां कमेंट करके लिख दो कि ये वेरिएबल मैंने इसलिए यूज किया है, ये फंक्शन मेरा उस काम के लिए यूज किया है। तो जब भी मैं उस प्रोग्राम को पढ़ूंगा
तो मुझे शायद आपसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इजीली उसको समझता हुआ चला जाऊंगा। बात समझ में आई? इसलिए हम यहां पर कमेंट लाइन लिखते हैं, कंपलसरी नहीं है, ये डेवलपर अपनी चीज को आसान करने के लिए हम कमेंट लाइन का यूज करते हैं। वो तो मैंने आपको यूज बताया है। जब आप इन फ्यूचर किसी एमएनसीज के अंदर जॉब करने के लिए जाएंगे, वेबसाइट डेवलप करेंगे, तो वहां बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम को डिजाइन करने का मौका मिलेगा आपको, ठीक है? तब आप कमेंट लाइन का यूज करेंगे वहां, ठीक है? ऑल द बेस्ट बेटे आप सभी को। जो बच्चे नए हैं, मैंने आपको फिर एक बार मैं बोल दे रहा हूं, मैसेज बॉक्स में जाकर अभिषेक यादव सर ने आपको एक लिंक भेजा है जहां से इस OGTs की आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। जो क्लास हुई है वो आपको रिकॉर्डेड वहां मिलेगी। इन फ्यूचर आप इन 1 या 2 दिन में अगर आप क्लास नहीं ले पाते हैं तो आपको चीजें वहां आसानी से समझ में आ जाएगी। और हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज एक बार आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो चीजों का नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। ऑल द बेस्ट, आप लोग सभी स्वस्थ रहें, अपने घर में सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सर। चलिए, ओके, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए।